नमस्कार, आदाब, जय सत श्री अकाल। हम आपके मित्र दोस्त आशीर्वाद। यह श्रृंखला इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से लाई जा रही है, जिसमें आज आपका 10th की या फाइनल ज्योग्राफी की क्लास है। जिससे पहले हमने 5, 6, 7 और उससे पहले 1, 2, 3 ज्योग्राफी कंप्लीट करवा चुका हूँ। उसके बाद यह आपकी 10th की लास्ट क्लास होगी ज्योग्राफी की। यह एक वीडियो आपके लिए जितने भी ज्योग्राफी की कक्षाएं थी हमने की है, और जैसा कि हमने कहा था कि आपको जितने भी ज्योग्राफी के हैं उनसे रिलेटेड 1 से 2 घंटे का लेक्चर जिसमें क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को मैं डील करूंगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर। ठीक है, उससे पहले यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी, या आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अन्यथा कुछ भी आप अपने पढ़ाई से रिलेटेड कर रहे हैं, वहाँ तक यह आपके लिए हेल्पफुल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो यह लगभग दुनिया के सभी देशों में जो चैप्टर 4 है एग्रीकल्चर, दुनिया के सभी देशों में की जाती है एग्रीकल्चर। बात करते हैं तो 3 सेक्टर होती है, एक होती है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शियरी। तो कृषि को प्राइमरी में रखा गया है। जितने भी नेचर द्वारा प्रदत्त हैं वह सारे को प्राइमरी यानी प्रथम सेक्टर में रखा गया है, और इसी को हम लोग प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, प्राथमिक क्रिया बोलते हैं, जिसमें हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि प्रथम क्रिया यानी 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में रखा गया है, यानी 7 शेड्यूल में इसको शामिल किया गया है। टोटल 22 शेड्यूल है, जिसमें फार्मिंग को जो फार्मिंग है 7 शेड्यूल में अनुसूची में रखा गया है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करता है, यानी हम कह सकते हैं कि यह रॉ मटेरियल का भी एक बहुत बड़ा साधन है जो प्राइमरी सेक्टर से हमें प्रोड्यूस यानी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे देखना। फिर कहता है कि वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्न प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं, यानी इन दिस टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पैटर्न इन इंडिया, हम उसको एडॉप्ट किए हुए हैं। जैसे देखिएगा, प्रारंभिक जीविका निर्वाह के लिए, मतलब जो आपकी इनिशियल स्टेज होती है उसमें आप अपने जीवन को चलाने के लिए भी कृषि करते हैं। जिनके पास छोटे लैंड एक्वायर्ड अगर एग्रीकल्चर के लिए भूमि होती है, कट्ठे, 2 कट्ठे, 10 कट्ठे, 5 कट्ठे की बात होती है, अगर थोड़ा और ज्यादा होती है तो उन सब चीजों से आप बेचने का काम करते हैं, जिसको गहन जीविका कृषि कहते हैं। उसके बाद वाणिज्यिक कृषि यानी कमर्शियल एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग कहते हैं। माय डियर ध्यान देना, इसमें कहता है कि जो प्रारंभिक कृषि है, इनिशियल स्टेज, इनिशियल फार्मिंग जिसको कहते हैं, केवल जीवन चलाने के लिए की जाती है, केवल लाइफ सर्वाइवल के लिए इसका हम यूज करते हैं। दैट मीन्स सर्वाइवल्स यूज, यानी सर्वाइवल के लिए हम इसका करते हैं, सर्वाइवल। दूसरा है गहन जीविका। यहाँ कृषि क्षेत्र बहुत छोटा, निर्भरता ज्यादा लोगों का होता है। जैसे किसी के पास गांव में 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़, ठीक है, और इस पे 20 या 10 लोगों की डिपेंडेंसी है, इसी को हम लोग गहन कृषि बोलते हैं, इसी को हम लोग गहन कृषि बोलते हैं। ठीक है, कल्टीवेशन। हाँ, आगे देखिएगा, और उसके बाद जीवन निर्वाह नहीं, इसमें आर्थिक यानी कमर्शियल एक्टिविटी, जैसे कहने का मतलब एक जैसे फसल, एक जैसे क्रॉप को बहुत ज़्यादा दूर तक हमने लगाया, और उससे अगर बेच करके जो हमको, जैसे 10-20 एकड़ है, 50 एकड़ है, 20 एकड़ है, तो 20 एकड़ में वही लगाया फसल, एक जैसे पैटर्न को लगाया, और लगाने के बाद उससे जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसको बेच करके हमें जो भी ऑब्टेंट होता है उसी को हम इसको गहन, जिसमें कहते हैं हम लोग, यह बड़ी कृषि के लिए कमर्शियल एक्टिविटी में हम इसको शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्या प्रारंभिक जीविका निर्वाह यानी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसके बारे में जरा देखिएगा। 3 तरह की है, एक बार इसको तीनों इसका नाम मगर देखते चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें तीनों इसका नाम क्या कहता है। There are 3 patterns, there are 3 types of इंडियन एग्रीकल्चर जो पैटर्न है, ठीक है, जिसमें हमने देखा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस
फार्मिंग। फार्मिंग। दूसरा अगर बात करें, इसको बोलते हैं हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह। प्रारंभिक जीविका निर्वाह। दूसरा होता है, अगर बात करते हैं दूसरा की, जिसको गहन जीविका बोलते हैं। गहन जीविका कृषि बोलते हैं। गहन जीविका कृषि बोलते हैं, जिसको इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है बेटे, चलिए। तो उसके बाद और तीसरा है आपका, जिसको कहते हैं वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, जिसको वाणिज्यिक बोलते हैं, वाणिज्यिक कृषि। ध्यान दीजिएगा माय डियर, कृषि पैटर्न इन इंडिया अगर बात करते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। दूसरा, जिसको इसी को बोलते हैं प्रारंभिक जीविका, मतलब जीवन चलाने के लिए सबसे यही एक साधन बचा हुआ है लोगों के पास, इस पे निर्भर होना। दूसरा गहन जीविका मतलब इंटेंसिव सबसिस्टेंस मतलब फार्मिंग, मतलब जमीन कम होना और उसी पर खेती की जा रही है, उस पर ज्यादा लोग निर्भर है। जैसे घर में एक पुरुष कमाने वाला, 10-20-5 उसमें माता है, बूढ़े पिता है या चाचा चाची जो भी पड़े हुए हैं, उस पर डिपेंड होना। उसके बाद कमर्शियल मतलब ज्यादा कम लोग, ज्यादा लोग लगे हुए हैं, खूब डन आ रहा है, खूब माल कमाया जा रहा है, छाप करके सब्जी की खेती कर रहे हैं या कुछ अन्य चीज गन्ने वगैरह की खेती कर रहे हैं, इन सब माध्यमों से करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखिएगा। तो उसी चीज को जरा देख लेते हैं। इसमें कहता है कि कहा यह कतरन दहन प्रणाली, पहले वाले में कृषि के प्रकार वाले में टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ये हम सब पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग इसी के बारे में हम देखते हैं, जिसमें कहा कि यह कतरन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करने, उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका, जिसमें कहा देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जो आदिवासी वगैरह लोग जो इसको किया करते हैं, गहन उसी चीज में यह आता है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग हम देखते हैं। ठीक है, उसी चीज को कहा देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से इसको जाना जाता है, जिसमें कहा उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट में असम हो गया, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड में इसे झूम कृषि के नाम से जानते हैं। झूम कृषि बेटा, झूम कृषि के नाम से जानते हैं। और मणिपुर में पामलू, मणिपुर में पामलू। झूम हमने कहाँ कहाँ देखा? मेघालय में देखा, असम में देखा, और उसके बाद हमने उसके बाद मिजो में देखा, मिजोरम, वहां मिजो जनजाति है, मिजोरम है और नागालैंड है, ठीक है बाबू, नागालैंड है। इनमें हमने देखा झूम कृषि का नाम दिया गया। उसके आगे बढ़ा हमने तो कहा मणिपुर में पामलू, मणिपुर पामलू नाम से जाना गया। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा कहा गया। वो दीपा सुन ले, दीपा कहा गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला है और छत्तीसगढ़ है, वहां पे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, वहीं पे इसे दीपा के नाम से जाना गया। और अंडमान निकोबार अरब सागर में जो बसा है, कहाँ बसा है? अरब सागर में बसा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको बे ऑफ बंगाल में बसा है, अंडमान निकोबार नहीं कहिएगा। लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कावारत्ती है, वह आपको अरब सागर में बसा है, आइलैंड है। ठीक है, चलिए अब गहन जीविका कृषि, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसमें कहा ऐसी कृषि ऐसी भूमि पे की जाती है जहां जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी जो पॉपुलेशन होती है वह अधिक लोड देती है। उसी में कहता है कि भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोत का आकार छोटा होता जाता है, जैसे कि दादाजी
दादाजी के 3 बेटे, 1 बेटा, बेटा दो बेटा, 1 बेटा और 3 बेटा। हाउ देखिए, हाउ बेटा पैदा कर लिया 2 बेटा, हाउ वो 2 कर लिया, हाउ बेटा भी 2 को पैदा करी, 3 को कर लिया, 2 को कर लिया। हाई बेटा एक को तेज था, पढ़ लिखा था, 1 को बेटा पैदा किया। इसके ऊपर ज्यादा जमीन हो गया, इसके ऊपर कम हो गया, जमीन घटने लगा, पैदावार भी घटेगा, बच्चे पैदा करके बच्चे ज्यादा हो गए। तो यह सब क्या है? दूसरा फार्मिंग है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस है फार्मिंग। इसी को कहते हैं गहन जीविका। निर्भरता बढ़ती गई, समान कमता गया, मतलब बुतरू बढ़ा जमीन कमा। जितना कम बच्चा उतना ज्यादा जमीन मिली, इसको ज्यादा मिला ना, वही चीज है। समझ में आ गया? चलिए, इसी को कहते हैं गहन। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद है कहा कि उसके बाद किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण, मतलब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है एम्प्लॉयमेंट का, जिसके कारण लोग इस पे अपने प्रेशर को बनाए रखते हैं, खूब दाबते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। फिर क्या कहा? फिर कहा कि अलाभप्रद होता है, इसमें लाभ नहीं होता है, नॉन प्रॉफिटेबल होता है। फिर कहा कि अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं और अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव होता है। भरण पोषण बहुत ज्यादा या फुलफिल करने के लिए इसको किया जाता है। इस क्षेत्र में अगर बात करते हैं, इस क्षेत्र में भरण पोषण पर लोग ज्यादा डिपेंड रहते हैं। अब बढ़ते हैं कमर्शियल फार्मिंग पर। समझ में आ रहा है? लेट नहीं हो रहा है ना? चलिए, कमर्शियल कृषि पर, जिसमें बात करते हैं कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से पैदावार को बढ़ाने का बीज बोकर के काम किया जाता है। खूब फर्टिलाइजर मारते हैं, खूब मारते हैं। देखते हैं ना कि यूरिया पोटास को तो, डाई को तो मार के खेती को पैदा करते हैं, मतलब उस खेती को पैदा नहीं, खेती के अनाज को पैदा करते हैं, उसके प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाते हैं। फिर देखिए क्या कहा, उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में हरित क्रांति के कारण खूब वाणिज्यिक कृषि को बढ़ावा मिला। आप देख रहे हैं कि यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा गन्ना खूब पैदा करता है ना, खूब पैदा करता है, प्रोडक्शन खूब करता है ना जी, गन्ने का प्रोडक्शन करता है। उसी तरह से देखिएगा, उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। मतलब ओडिशा में लोग इतना ही पैदा करते हैं जिससे कि पेट भर सके। ठीक है, आगे बढ़िएगा। कहा भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण कृषि है। रोपण कृषि की बात करते हैं, चाय लीजिएगा, काफी, उसको हिंदी में कहवा बोलते हैं, कहवा। हमने क्लास में अपने गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी डांट दिए। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे थे, जब यूपीएससी की तैयारी करते थे तो गुरुजी हमारे डांट दिए थे कि बुर्बक, कहवा नहीं जानते हो। बोले कि कहवा कॉफी को कहते हैं क्या? तो हाँ, तो कॉफी को कहवा कहते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। विनय कुमार त्रिपाठी थे हमारे गुरुजी, बहुत अच्छे टीचर, रियली बहुत अच्छे, ज्योग्राफी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण कृषि है। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी और वहां की मुख्य रोपण। असम में चाय, कर्नाटक में काफी, अच्छी रोपण कृषि है। ठीक है, हम कुत्ते की तरह मत चलाइए, आराम से पढ़िए। चलिए ध्यान दीजिएगा। कहा झूम, कतरन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न। ध्यान दीजिएगा, इसको जरा आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम मिटा देंगे, अब नहीं छोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। फिर कहा झूम कृषि के बारे में, झूम मचा ले, नहीं धूम मचा ले, यहाँ झूम है। ठीक है, झूम के बारे में हमने देख लिया। ऊपर में झूम कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में देखा, 3-4 राज्यों में झूम कृषि कहा जाता है, देखा ना, वेरी गुड। इसी को कहते हैं कतरन दहन प्रणाली, मतलब स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड BURN, बर्न, स्लैश एंड बर्न। ठीक है, बर्न। इसमें मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, जिसमें मैक्सिको, याद कर लीजिएगा, हमेशा पूछता है किसी भी एग्जाम अगर कंपटीशन में बैठिएगा, और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है, मिल्पा,
मिल्खा सिंह का नाम याद कर लेना, मिल्पा याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेनेजुएला, वेनेजुएला में कोनुको, कोनुको, कोनुको। उसी तरह से ब्राजील में, ब्राजील में, ब्राजील की बात करते हैं रोका, रोका। या रोका होता है ना, जब बच्चियों का शादी होता है तो रोका गौना की बात होती है, वही रोका है, रोक दिया गया है। ठीक है, रोका। मध्य अफ्रीका, मिडिल अफ्रीका, इसमें कहा अफ्रीका, इसमें कहा मसोले, मसोले, मसाला मत समझना, मसोले है, मसोले है। फिर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में चलेंगे तो लदांग कहते हैं, लदांग कहते हैं, लदांग याद कर लेना। और फिर वियतनाम, इसकी राजधानी शायद हनोई है, वियतनाम की राजधानी हनोई है, देख लेना, गलती होगा तो कुछ बोलना मतलब, लेकिन हनोई ही होगा वियतनाम। तो वियतनाम अगर बात करते हैं तो यहाँ रे बोला जाता है, रे छोड़ा सुन, यहाँ रे बोला जाता है। तो यह सारे झूम कृषि के नाम है जो रखे गए हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखिएगा। अब कहता है भारत में इसके नाम भी प्रारंभिक कृषि के अनेक नामों से, मध्य प्रदेश में बेबर, मध्य प्रदेश इसको एमपी इसको कहे बेबर, बेघर हो गई बेबर, या दहिया, या दहिया के नाम से जानते हैं। उसी तरह से एपी आंध्र प्रदेश में पोडू और पोडू और पेंडा, इन नामों से जानते हैं। उसी तरह से बात कीजिएगा ओडिशा में, ओडिशा में, ओडिशा में चलिएगा इसको पामाडावी, पामाडावी या कोमान, कोमान या बरिंगा, बरिंगा, इन नामों से जानते हैं। उसी तरह से पश्चिम घाट, पश्चिम घाट आपको पता है, ये जो भारत वाले सह्याद्री आप देखते हैं, ये पूरब घाट आई, पश्चिम घाट, प्रायद्वीपीय भारत की जो बात करते हैं पेनिसुलर रीजन की, इसी में पूरब और पश्चिम घाट होते हैं। तो पश्चिम घाट पर इसको कुमारी बोलते हैं। आगे चलते हैं तो कन्याकुमारी भी देखने को मिलता है, इसको कुमारी बोलते हैं। फिर देखिएगा दक्षिण पूर्वी स्थान में बालेर बोलते हैं और बाल्टेर बोलते हैं। हिमालयन रेंज की बात करते हैं तो खील बोलते हैं, हिमालयन रेंज में खील बोलते हैं। झारखंड की बात करते हैं बेटा तो इसे कुड़वा, कुड़वा और कुड़वा बोलते हैं। और पूर्ववर्ती प्रदेशों में इसे झूम आदि नामों से जानने का प्रयत्न करते हैं। यह सारे इनके नाम हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुआं होती है, ऋतुएं होती हैं। एक आप राबी, खरीफ और जायद 3 फसल देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं रबी, राबी अक्टूबर से दिसंबर बोया जाता है, अप्रैल से जून में कटाई होती है, जिसमें गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों रोपण का काम रोपा जाता है। आगे देखिएगा खरीफ में बोया जून में कटाई सितंबर में। इसमें कहा कि मुख्य फसल में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर यानी अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन यही बोया जाता है गर्मी के दिनों में, जिनको हम लोग खरीफ बोलते हैं। ठीक है, आगे देखना। फिर कहा जायद अप्रैल से जून में, बुर्बक अप्रैल से जून में, इस समय भी गर्मी बढ़ती रहती है। के बीच जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूजा, खरबूजा, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलें की खेती की जाती है। जनेरा उनेरा जो गांव में मक्का वगैरह जो जिसमें भी खाने के लिए, मवेशियों के खाने के लिए किया जाता है। आगे देखिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर कहता है इसका उपयोग आजकल एल्कोहल में बहुत अधिक किया जा रहा है। ठीक है, किसका कह रहा है? कह रहा है कि असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें और अमन और बोरो बोई जाती है। इसका उपयोग जो अल्कोहल बनाने में बहुत अधिक किया जाता है। उत्पादन राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तमिलनाडु में की जाती है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। कहता है भारत विश्व में अब हम देखते हैं ये जो दाल है, जो दाल की फसल है उसके बारे में। दाल
कहता है भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया, यानी इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो दालें होती हैं उनकी प्रोडक्शन में है। और उसके बाद कहता है और उपभोक्ता देश भी उत्पादन या प्रोडक्शन और कंजम्पशन प्लस में कंजम्पशन की बात करते हैं, कंजम्पशन में भी वर्ल्ड लार्जेस्ट है। और जैसे कहने का मतलब बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाई जाती है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाईली प्रोटीन इसमें पाई जाती है। वी ऑब्टेन्ड हाईली प्रोटीन इन, ठीक है, कहा जैसे तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। यह लेगुमिनेस फैमिली की होती है। यह तूर, अरहर, उड़द, मूंग यह लेगुमिनस फैमिली यानी परिवार की होती है। शुष्क यानी जो कहने का मतलब है शुष्क परिस्थितियों में भी उगाई जा सकती है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि को उर्वरकता, यानी यह नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अगर हम बात करें अरहर को छोड़ दीजिए तो बाकी मूंग, उड़द जितने भी हमने देखे हैं वह सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। आगे देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में कौन सहायक है, तो यह बैक्टीरिया नील हरित शैवाल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं उसके लिए बैक्टीरिया प्लस में नीली हरी शैवाल प्लस में कुछ कवक जिसको हम लोग फंगी भी कहते हैं। उसके बाद एल्गी वगैरह, कुछ शैवाल, ये सारे एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया ये सारे आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। दाल के फसलों को रोटेटिंग में बोया जाता है। क्षेत्र भारत, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल कर्नाटक के मुख्य उत्पादन है। यह सारे जो हमने देखा है एमपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाद्यान्न से अलावा अन्य खाद्य फसलें जैसे कुछ और फसलें जैसे है शुगर केन, गन्ना, मूंगफली, तिलहन, चाय, कॉफी, ये कुछ अन्य हैं। गन्ना, शुगर केन, यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में यह फसल उगाई जाती है। यह जो क्रॉप्स होती है इस क्रॉप्स के लिए 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर रेनिंग सीजन यानी वर्षा की जरूरत पड़ती है। उष्ण और यानी जो ट्रॉपिकल रीजन जो हम लोग देखते हैं, ज्योग्राफी क्लास हमने पढ़ाया था, ज्योग्राफी क्लास 6 में जो हीट जोन, टेम्परेट जोन, टेरोइड जोन, उसमें से यह उगाई जाती है तथा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में यह अधिक उगाई जाती है। उसके बाद ब्राजील के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन देश है, ब्राजील पहला है। उसके बाद बनने वाले वस्तु गुड़ बनते हैं, खांसारी बनते हैं, सीरा यानी अल्कोहल। क्षेत्र यूपी, एमपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक है, यानी मेन प्रोडक्शन हब यहाँ पे माने जाते हैं। और ठीक है, तिलहन, भारत में 12% क्षेत्र में कुल बोए कृषि का मतलब जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड है उसमें
12% यानी 12% यह बोएरिया में तिलहन को किया जाता है, जिसको कहा जाता है विश्व में 2015 में चीन के बाद दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर चीन चाई और दूसरा भारत है। चलिए ठीक है। उसके बाद और यह हमने देखा है जो शुगर केन में हम सेकेंड प्लेस पे है और फर्स्ट की बात करते हैं तो ब्राजील है शुगर केन में भी। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तिलहन में देख लिया 2015 चीन के बाद दूसरा भारत। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान और उबटन उद्योग के। उसी तरह से हमने देखा मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति के अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट आदि है। चावल, खरीफ, यह कभी खरीफ फसल है जो चावल है। भारत चीन के बाद दूसरा स्थान है। उगाने में उच्च तापमान यानी हाईली टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जरूरत पड़ती है और आवश्यकता होती है। और खरीफ उच्च तापमान जो फसल होती है खरीफ, राबी, जो हम बात करते हैं खरीफ, 3 फसल हमने बात करी थी, खरीफ, रबी और दूसरा जायद। इसमें क्या कहता है उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता, मतलब इसमें टेम्परेचर भी हाई और ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर हाई और ह्यूमिडिटी भी हाई। इसमें टेम्परेचर लो और हाई जो ह्यूमिडिटी होती है वह हाई चाहिए और इसमें जो टेम्परेचर है वह उच्च चाहिए और जो ह्यूमिडिटी है वह कम। देखिएगा जब हम खरीफ फसल को बोते हैं तो खरीफ फसल के लिए जो टेम्परेचर यानी जो टेट्राइड जोन होता है, यानी कहने का मतलब इन द सेंस ऑफ द फार्मिंग ऑफ खरीफ, रबी एंड जायद, जिसमें कहा खरीफ बोने के लिए हमको टेम्परेचर अधिक चाहिए और हमको ह्यूमिडिटी भी अधिक चाहिए, आर्द्रता भी अधिक होनी चाहिए, तब जाके यह फसल अच्छे तरीके से विकास करेगी। रबी फसल में इसमें टेम्परेचर कम चाहिए रबी वाले में और ह्यूमिडिटी अधिक चाहिए इसमें, और उसी तरह से जायद जो टेम्परेचर इसमें अधिक चाहिए और ह्यूमिडिटी कम चाहिए, तब जाके यह फसल का विकास अच्छे तरीके से होता है। गेहूं की बात करते हैं तो भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल, देश में उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग। उसके बाद उगाने में शीत ऋतु और पकने में के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 to 75% वर्षा यानी रेन की जरूरत होती है। चलिए देश में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिम में गंगा, सतलुज और मैदान, और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। यानी मोटे अनाज में अगर बात करते हैं मिलेट्स, जिसको मिनरल्स इसमें अधिक चाहिए, मिनरल्स मोटे अनाज में मिनरल्स, यह तो इसके गेहूं के बारे में हमने देख लिया। अगर बात करते हैं मोटे अनाज लोग क्यों इसको पैदावार करते हैं, कारण होता है मिनरल्स इसमें अधिक होता है, जो मिनरल्स होता है अधिक होता है, और ये फसल जो है यह जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह न्यूट्रिएंट्स तत्व जो होते हैं वो अभी बहुत इसमें पाए जाते हैं। आगे देखिएगा फिर कहता है कि इसके फसल में एग्जाम्पल में ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इनको मिलेट्स बोलते हैं मोटे अनाज को, फिर रागी हो गया, ये सारे इनके फसल हैं, ध्यान दीजिएगा। उदाहरणार्थ रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। जो रागी है इसमें आयरन युक्त होती है, कैल्शियम भी होती है, सूक्ष्म पोषक भी होते हैं इत्यादि। ठीक है। ज्वार
प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ज्वार पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं देश की तीसरी महत्वपूर्ण फसल वर्षा पर निर्भर होती है, अधिक आर्द्रता क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण होती है, इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। बाजरा, बलुआ और उथली काली मिट्टी पे मुख्य क्षेत्र राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में। मक्का फसल खाद्यान्न व चारा दोनों रूपों में। तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर यह मक्का उगाया जाता है। बिहार जैसे राज्यों में यह रबी की फसल में उगाया जाता है। ठीक है, आगे देखना। उसी तरह से फिर कहता है साबुन बनाने के लिए अम्ल की जरूरत यानी दो प्रकार से होती है। इसमें कहता है कि पेट्रोलियम और तिलहन को फसलों सभी से, जैसे कहा अब मक्का के लिए आप देख लीजिएगा, मक्का जो है अमेरिका से लाया गया, चाय चीन से लाया गया, आलू पुर्तगाल ने लाया। यह अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका नहीं कीजिएगा, साउथ अमेरिका से कीजिएगा। आगे देखिएगा मूंगफली खरीफ फसल, जो तिलहन में 50% उत्पादन। खरीफ देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र इन क्षेत्र में मुख्य उत्पादक है। अलसी और सरसों रबी की फसलें, अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल और दक्षिणी भारत में रबी की फसल, जिससे तिलकुट वगैरह बनाए जाते हैं। अरंडी खरीफ और रबी दोनों की फसल ऋतु में बोया जाता है, यह तेल के लिए उपयोगी होता है। चाय रोपण कृषि, इसमें लेटराइट मृदा, उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी की जरूरत पड़ती है चाय उगाने के लिए। अंग्रेज द्वारा भारत में प्रमोट किया गया। कहता है चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलानों क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण नम और पाला रहित जलवायु, मतलब जो ठंडी होती है, नमी युक्त होती है, वैसी जलवायु की आवश्यकता होती है। समान वर्षा, उसके बाद इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायता, श्रम सघन उद्योग तथा प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम इसके लिए चाहिए, तब जाके उगाई जा सकती है। इसमें कहा कि दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल है, यहाँ चाय के लिए। असम वगैरह, पश्चिम बंगाल वगैरह, ये सारे इसके लिए उपयुक्त जलवायु यहाँ की पाई जाती है। आगे देखिएगा, सन 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा यानी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन हम चाय के हैं। कॉफी हमारे देश में अरेबिका किस्म, नाम याद कर लीजिएगा, अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी और इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। आगे देखिएगा, बागवानी फसलें 2015 में भारत की विश्व में फसलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल बोलते हैं उष्णकटिबंध को, सब ट्रॉपिकल और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फसलों का उत्पादक है। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगनी और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान रहा है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के इन सब क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। आगे मुख्य फसलें, मिट्टी, जलवायु और अगर चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के में संतरे की खेती की जाती है। केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में केले की खेती की जाती है, बिहार भी उसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश और बिहार लीची के लिए फेमस है।
मेघालय के अनारस के लिए है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के अंगूर के लिए फेमस है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। अखाद्य फसलें, रबर, भूमध्य रेखीय यानी जो है ट्रॉपिक ऑफ का इक्वेटर वाले भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल। इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? जो भूमध्य रेखा पर बसे हुए जो भी देश है वहाँ की बात करते हैं। विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में वर्षा 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होनी चाहिए, तब जाके होगा। तापमान 25 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस से अधिक तापमान इसके लिए चाहिए। नम और आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। भारतीय क्षेत्र केरल, तमिलनाडु का, उसके बाद कर्नाटका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों के ध्यान यहाँ जाता है, यहाँ किया जाता है। 2010 से 11 में भारत का चौथा स्थान रहा है रबर में। आगे देखिएगा, रेशेदार फसलें में 4 है, कपास है, जूट है, उसके बाद सन है, प्राकृतिक रेशम है। कपास की बात करते हैं। भारत का मुख्य स्थान, भारत विश्व में तृतीय स्थान, काली मिट्टी उपयुक्त, 200 दिन वर्षा रहित, उच्च तापमान, हल्की वर्षा तथा 210 पाला रहित दिन और खिली धूप इनकी आवश्यकता पड़ती है कपास उगाने के लिए। यह खरीफ फसल है। क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यूपी के क्षेत्र मुख्य उत्पादन रहे हैं। जूट के लिए सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसके बाढ़ वाली नई मिट्टी चाहिए, मतलब जलोढ़ मिट्टी जो हमने देखा था, ठीक है। बढ़ने के लिए उच्च तापमान चाहिए। क्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य क्षेत्र है। प्रयोग, उसके बाद बोरिया, चटाई, रस्सी, तुंग व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं महंगाई के कारण महंगे हैं और इन सब चीज़ों से बनाई जाती है। प्राकृतिक रेशम कीट से प्राप्त होने वाले फसल चीन, जापान और बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं इसके। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी जो कि योजना आयोग द्वारा चलाई गई थी, जिसमें 5 वर्षों के लिए की जाती थी पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। आगे भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी और जिसकी, जैसे अभी बताया ना, एक दादा दादा के 2 बेटे 3 बेटे, फिर उसके बाद उनके 2-3 बेटे, ऐसे करके बढ़, उसी को पुश्तैनी कहते हैं और जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। तो हरित क्रांति के जनक भारत के स्वामीनाथन नॉर्मन बोरलॉग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्वेत क्रांति के, याद रखिएगा 2-3 नाम बहुत जरूरी है इसमें। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर बात कीजिएगा तो स्वामीनाथन इनके जनक थे और एक और थे नॉर्मन बोरलॉग, यह इंडियन थे। इंडिया में इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन और यह इंटरनेशनल थे, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाता है। और एक होता है यह हरित क्रांति गेहूं वगैरह उत्पादन से संबंधित था। दूसरा था श्वेत क्रांति, अगर बात करते हैं तो इसके जनक भारत के वर्गीस कुरियन जो अमूल के फाउंडर्स हैं उनके द्वारा यह किया गया था। इसी वक्त एमएसपी शुरू की गई थी, यानी इसी समय एक सरकार द्वारा चलाई गई थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई थी, जो लोगों को जो वस्तु वगैरह थी उनको परचेज की जाती थी या उस उचित मूल्य पर वस्तुओं को उठाई जाती थी। भूदान ग्राम क्या था? दान। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। यानी महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। महात्मा गांधी के स्वप्न को आगे बढ़ा रहे थे, तो वह पद यात्रा के समय आंध्र प्रदेश के एक गांव
पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। भावे ने उनसे तुरंत कुछ वादा नहीं किया, लेकिन कहा सरकार से बात करेंगे। उसी वक्त अचानक श्री कृष्णचंद्र रेड्डी, नाम याद कीजिएगा, श्री कृष्ण चंद्र रेड्डी, कंपटीशन वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नाम है। कृष्णचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ जमीन दे दिया। 80 एकड़ जमीन दे दिया, भूमि बांटने की पेशकश की और उन्होंने 80 एकड़ अपनी भूमि दी। इसे भूदान के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण रेड्डी का नाम याद रखिएगा। कहा कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की और इसे ग्रामदान कहा गया। भूमिदान के बाद ग्रामदान। फिर कहा विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया गया। और रक्तहीन क्रांति, जिसमें रक्त नहीं बही लेकिन क्रांति हो गई। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग, भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। चलिए आज यह आपका अध्याय समाप्त होता है और हम जल्दी ही अगली श्रृंखला ज्योग्राफी के बाद किसी और की लेकर के आएंगे। जियो आपकी 10th कंप्लीटेड यह आज आपकी हो गई। आपसे अनुरोध है कि कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि आपका इन्फिनिटी वन परिवार निरंतर आपके लिए कुछ न कुछ नई पहलू, नई कदम के साथ नई ऊर्जावान होकर आपके सामने आता रहेगा। चलिए तब तक के लिए अपने दोस्तों को अभी सब्सक्राइब करने के लिए कहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए तब तक के लिए शुभ रात्रि। फिर हम अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।